नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का हमारे चैनल रिलायबल नॉलेज पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया, जिसमें बैक्टीरिया से संबंधित 60 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हम देखेंगे और उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देखेंगे। जिस क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज किसने की? बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो ऑप्शन आपके पास है रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, यानी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। आगे कुछ फैक्ट्स के देखेंगे। जीवाणुओं का पता सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने लगाया। जीवाणुओं का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? 1683 में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। एरनबर्ग ने इन्हें जीवाणु नाम दिया, यानी बैक्टीरिया नाम किसने दिया? एरनबर्ग ने दिया। फ्रांस के वैज्ञानिक लुई पास्चर, कौन? लुई पास्चर ने बताया कि किण्वन फर्मेंटेशन की क्रिया जीवाणुओं द्वारा होती। जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने बताया कि पशुओं में एंट्रैक्स, मनुष्य में क्षय रोग, टीबी तथा हैजा आदि रोगाणुओं के कारण होते हैं। इन्होंने जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया। इन्होंने रोगाणुओं द्वारा रोगों की उत्पत्ति यानी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज प्रतिपादित किया। जोसेफ लिस्टर ने जीवाणु संबंधी प्रथम प्रतिरोधी मत यानी एंटीसेप्टिक थ्योरी प्रस्तुत की। आगे देखेंगे। जीवाणु के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। लुई पास्चर को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीवाणु विज्ञान यानी फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। आगे देखेंगे। बैक्टीरिया किस जगत से संबंधित है? बैक्टीरिया किस जगत से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है प्रोटिस्टा, मुनेरा, फंजाई, प्लांटी। तो इसका सही ऑप्शन आपके पास होगा मुनेरा। कुछ फैक्ट्स हैं जिसमें देखेंगे। जीवाणु सबसे सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोश की यूनिसेलुलर आद्य यानी प्रिमिटिव जीव। ये सर्वव्यापी कॉस्मोपॉलिटन जीव हैं जो जल, थल, वायु, जीवित व मृत पौधों तथा जंतुओं पर वास करते हैं। ये बर्फ व गर्म जल के झरनों में 80 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर भी पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इनमें कोशिका भित्ति यानी सलवाल पाई जाती है, जिसके कारण इन्हें पादप जगत में रखते हैं। आगे देखेंगे। बैक्टीरिया कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है? यानी बैक्टीरिया कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है? ऑप्शन आपके पास है राइबोसोम, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें देखेंगे, इसमें सुविकसित लवक यानी प्लास्टिड्स माइटोकॉन्ड्रिया गाल्जी काय यानी गाल्गी कॉम्प्लेक्स अतः अंतः द्रव्यी जालिका आदि कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। क्या है? ये सब नहीं पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिका में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती तथा केंद्रिका अनुपस्थित होती है, यानी न्यूक्लियोलस भी अनुपस्थित होती है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित
केंद्रकीय पदार्थ यानी न्यूक्लियर मटेरियल को आरंभिक केंद्रक कहते हैं तथा ऐसी कोशिका को प्रोकैरियोटिक, ऐसी कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैक्टीरिया कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? ऑप्शन है सेलुलोज, पेप्टिडोग्लाइकॉन, काइटिन, लिग्निन। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका पेप्टिडोग्लाइकॉन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीवाणु में आनुवंशिक सामग्री कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, गोल्गी का है। तो इसका सही ऑप्शन होगा साइटोप्लाज्म। इसमें देखेंगे जीवाणु में आनुवंशिक सामग्री, आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में विशेष रूप से न्यूक्लियोटाइड क्षेत्र में स्थित होते हैं। यह डीएनए के रूप में मौजूद होता है जो एकल गोलाकार अणु होता है जो गुणसूत्र में व्यवस्थित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैक्टीरिया में प्रजनन का सबसे आम तरीका क्या है? ऑप्शन है संयुग्मन यानी कॉन्जुगेशन, द्विखंडन, बाइनरी फिशन, मुकुलन यानी बडिंग, बीजाणु गठन, स्पोर फॉर्मेशन। तो इसका सही ऑप्शन है द्विखंडन यानी बाइनरी फिशन। इसे बैक्टीरिया में प्रजनन का सबसे आम तरीका द्विविभाजन बाइनरी फिशन है। यह एक अलैंगिक प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें एक जीवाणु कोशिका दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कोकस शब्द का क्या अर्थ है? कोकस, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसमें कोकस शब्द का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन आपके पास है छड़ के आकार का, गोलाकार, सर्पिल आकार का, अल्पविराम आकार का। तो इसका सही ऑप्शन होगा गोलाकार। सही ऑप्शन क्या है? गोलाकार, यानी कोकस शब्द का अर्थ है गोलाकार। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बैसिलस शब्द बैक्टीरिया के किस आकार को दर्शाता है? गोलाकार, छड़ के आकार का, सर्पिल आकार का, तारा के आकार का। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका बी यानी छड़ के आकार का। कोकस गोलाकार और बैसिलस छड़ के आकार का। स्पिरुलम बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है? गोलाकार, छड़ के आकार का, सर्पिल आकार का, अनियमित आकार का। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सर्पिल आकार का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विब्रियो बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है? बैक्टीरिया के विभिन्न जो आकार होते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। विब्रियो बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है? ऑप्शन है गोलाकार, छड़ के आकार का, सर्पिल आकार का, अल्पविराम आकार का। तो इसका सही ऑप्शन होगा अल्पविराम आकार, अल्पविराम के आकार का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम धनात्मक यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में किसकी मात्रा अधिक होती है? लिपिड की, प्रोटीन की, पेप्टिडोग्लाइकॉन की, सेलुलोज की। तो इसका सही ऑप्शन होगा पेप्टिडोग्लाइकॉन। ग्राम नकारात्मक, ग्राम नकारात्मक, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की में ग्राम स्टेनिंग के बाद कौन सा रंग दिखाई देता है? यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ग्राम स्टेनिंग के बाद जब कौन सा रंग दिखाई देता है? बैगनी, नीला, गुलाबी
या लाल या हरा। तो इसका सही ऑप्शन बताना है। इसमें आपका सही ऑप्शन होगा गुलाबी या लाल, यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ग्राम स्टेनिंग के बाद गुलाबी या लाल रंग का दिखाई देता है। कुछ फैक्ट्स हैं जिसको देखेंगे। जीवाणु को उनके अभिरंजन यानी स्टेनिंग की तकनीक के आधार पर समूहों में बांटा गया है। पहला है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इस तकनीक को वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ग्राम द्वारा सन 1884 में विकसित किया गया था। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति लगभग 150 से 200 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। यह पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। आगे देखेंगे, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले अतिरिक्त क्रोमोसोमल डीएनए अणु को क्या कहा जाता है? इंट्रॉन, एक्सॉन, प्लाज्मिड, मेसोसोम। तो इसका सही आंसर होगा प्लाज्मिड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनिफिकेशन या अमोनीकरण। तो इसका सही ऑप्शन होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सही ऑप्शन होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। आगे देखेंगे अमोनीकरण क्या है? अमोनिफिकेशन यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें बैक्टीरिया और कवक मृत कार्बनिक पदार्थ जैसे कि पौधों और जानवरों के अवशेषों और अपशिष्ट उत्पादों को विघटित करके अमोनिया NH3 या अमोनियम आयनों में बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? इसमें बताना है कि कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, खसरा, टाइफाइड, पोलियो। इसका सही ऑप्शन होगा टाइफाइड। सही ऑप्शन क्या होगा? टाइफाइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस किस जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शन आपके पास है विब्रियो कोलेरी, साल्मोनेला टाइफी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो इसका सही ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। सी ऑप्शन आपका सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हैजा यानी कॉलरा किस जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम टेटोनी, बेसिलस एंथ्रासिस, विब्रियो कोलेरी, एस्चेरिचिया कोलाई। तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा विब्रियो कोलेरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टेटनस किस बैक्टीरिया के कारण होता है? टेटनस किस बैक्टीरिया के कारण होता है? ऑप्शन आपके पास है साल्मोनेला टाइफी, क्लोस्ट्रीडियम टेटोनी, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, शिगेला डाइसेंट्री। तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा क्लोस्ट्रीडियम टेटोनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुछ फैक्ट्स भी देखते चलेंगे इसके साथ साथ। टेटनस इसे लाकजा भी कहते हैं, इसमें शरीर की हड्डियां अकड़ जाती हैं, कहा जाता है क्लोस्ट्रीडियम टेटोनी नामक जीवाणु के कारण होता है। जो जीवाणु के कारण होता है उसका नाम है
क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। यह जीवाणु एक विष उत्पन्न करता है जो मांसपेशियों में ऐंठन और दर्दनाक संकुचन का कारण बनता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जीवाणु आमतौर पर खुले घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। टेटनस बैक्टीरिया मिट्टी और खाद में रहता है। ठीक, आगे देखेंगे। एंथ्रेक्स रोग का कारण बनने वाला जीवाणु कौन सा? ऑप्शन एर्सिनिया पेस्टिस, बेसिलस एंथ्रासिस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, नाइजीरिया गोनोरिया। तो आपका सही ऑप्शन इसमें होगा बेसिलस एंथ्रासिस। सही ऑप्शन आपका क्या है? बेसिलस एंथ्रासिस। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेग किस जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, एर्सिनिया पेस्टिस, ट्रेपोनीमिया पैलिडम, बोर्डेटेला पर्टुसिस। तो इसका सही ऑप्शन है एर्सिनिया पेस्टिस, यानी बी ऑप्शन सही है आपका, एर्सिनिया पेस्टिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी साथ में देखते चलेंगे। प्लेग बीमारी एर्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु आमतौर पर चूहों और उनके पिस्सू में पाया जाता है और संक्रमित पिस्सू के काटने से मनुष्य में फैलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भोजन विषाक्तता फूड पॉइजनिंग का कारण बनने वाला सामान्य बैक्टीरिया में से एक कथन कौन सा है? लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, साल्मोनेला, राइजोबियम। तो इसका सही ऑप्शन होगा साल्मोनेला, यानी फूड पॉइजनिंग का कारण कौन बनता है? कौन सा बैक्टीरिया? साल्मोनेला बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दही बनाने में किस प्रकार के बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है नाइट्रोबैक्टीरिया, एजोबैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, स्यूडोमोनास। तो आपका सही ऑप्शन होगा लैक्टोबैसिलस। दही बनाने में किस प्रकार के बैक्टीरिया का उपयोग होता है? लैक्टोबैसिलस का। दूध से दही उत्पन्न करने वाले जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस तथा लैक्टोबैसिलस रेडी के होते हैं। ये जीवाणु दूध में उपस्थित शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिससे दूध से दही प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एंटीबायोटिक दवाएं मुख्य रूप से किसके खिलाफ प्रभावी होती हैं? एंटीबायोटिक दवाएं मुख्य रूप से किसके खिलाफ प्रभावी होती हैं? ऑप्शन है वायरस, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो इसका सही ऑप्शन होगा बैक्टीरिया, यानी एंटीबायोटिक दवाएं मुख्य रूप से बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी होती हैं। पेनिसिलियम की खोज किसने की? आपके पास क्वेश्चन है, पेनिसिलियम की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड। इसका सही ऑप्शन होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। पेनिसिलियम की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में डीएनए प्रतिकृति डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? ऑप्शन है केंद्रक, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, मेसोसोम। इसका सही ऑप्शन होगा साइटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, गोल्गी की बॉडी। तो इसका सही ऑप्शन होगा राइबोसोम। बैक्टीरिया में प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? राइबोसोम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैक्टीरिया में श्वसन रेस्पिरेशन किस संरचना द्वारा होता है? ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, मेसोसोम, राइबोसोम, प्लाज्मिड। तो इसका सही ऑप्शन होगा मेसोसोम।
अगला क्वेश्चन है, कुछ बैक्टीरिया में बाहरी परत के रूप में एक चिपचिपी परत होती है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति, कैप्सूल, प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्म। तो इसका सही ऑप्शन होगा कैप्सूल। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में गतिशीलता, मोटिलिटी के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार होती है? सीलिया, फ्लैजिला, कैप्सूल, मेसोजोम। तो इसका सही ऑप्शन होगा फ्लैजिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में कौन सा वर्णक यानी कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बैक्टीरियोक्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, यानी बैक्टीरियोक्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है, आर्की बैक्टीरिया किस प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं? ऑप्शन है केवल ठंडे वातावरण में, केवल गर्म वातावरण में, चरम वातावरण में, सामान्य वातावरण में। इसका सही ऑप्शन होगा चरम वातावरण में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेथेनोजोन्स किस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी, मीथेन उत्पादक, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले। इसका सही ऑप्शन बताना आपको। तो इसका सही ऑप्शन होगा मीथेन उत्पादक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हेलोफिल्स किस वातावरण में पनपते हैं? उच्च तापमान में, उच्च लवणता में, उच्च अम्लता में, उच्च क्षारीयता में। इसका सही ऑप्शन होगा उच्च लवणता में, उच्च लवणता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोएसिडोफिल्स किस वातावरण में पाए जाते हैं? थर्मोएसिडोफिल्स किस वातावरण में पाए जाते हैं? ठंडे और अम्लीय वातावरण में, गर्म और क्षारीय वातावरण में, गर्म और अम्लीय वातावरण में, ठंडे और क्षारीय वातावरण में। तो इसका सही ऑप्शन होगा गर्म और अम्लीय वातावरण में। थर्मोएसिडोफिल्स किस वातावरण में पाए जाते हैं? गर्म और अम्लीय वातावरण में। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में आनुवंशिक पुनर्संयोजन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया कौन सी है? द्विखंडन, मुकुलन, संयुग्मन, रूपांतरण, पारगमन या पारक्रमण, बीजाणु गठन। तो इसका सही ऑप्शन होगा संयुग्मन, रूपांतरण, पारगमन या पारक्रमण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुग्मन कॉन्जुगेशन में क्या स्थानांतरित होता है? पूरा गुणसूत्र, डीएनए का एक भाग यानी प्लाज्मिड, आरएनए, प्रोटीन। तो इसका सही ऑप्शन है डीएनए का एक भाग यानी प्लाज्मिड। अगला क्वेश्चन है, रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन में बैक्टीरिया क्या ग्रहण करते हैं? वायरस से डीएनए, आसपास के वातावरण से डीएनए, दूसरे बैक्टीरिया से आरएनए, कवक से प्रोटीन। तो इसका सही ऑप्शन होगा आसपास के वातावरण से डीएनए। अगला क्वेश्चन है, पारक्रमण यानी ट्रांसडक्शन में आनुवंशिक सामग्री का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष संपर्क, हवा, बैक्टीरियोफेज, पानी। तो इसका सही ऑप्शन होगा बैक्टीरियोफेज वायरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो कुछ फैक्ट्स भी हैं, इसको भी साथ में देखते चलेंगे। रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन, इस प्रक्रिया में बैक्टीरिया पर्यावरण से बाहरी डीएनए को ग्रहण करते हैं। यानी ट्रांसफॉर्मेशन में बैक्टीरिया
पर्यावरण से बाहरी डीएनए को ग्रहण करते हैं, जो या तो मृत बैक्टीरिया से या किसी अन्य स्रोत से हो सकता है। पारगमन यानी ट्रांसडक्शन, इस प्रक्रिया में बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला वायरस यानी बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में आनुवंशिक सामग्री स्थानांतरित करता है। तीसरा है संयुग्मन कॉन्जुगेशन, इस प्रक्रिया में दो बैक्टीरिया एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और डीएनए का स्थानांतरण करते हैं, आमतौर पर एक प्लाज्मिड डीएनए के माध्यम से। आगे देखेंगे, रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सैप्रोफाइट, पैरासाइट, पैथोजन, डिकम्पोजर। इसका सही ऑप्शन होगा पैथोजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव आंत में पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया किसके पाचन में मदद करते हैं? मानव आंत में पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया किसके पाचन में मदद करते हैं? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज। तो इसका सही ऑप्शन होगा सेलुलोज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन B12 के संश्लेषण में कौन सी बैक्टीरिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? लैक्टोबैसिलस, एस्चेरिचिया कोलाई, राइजोबियम, नाइट्रोमोनास। तो आपका सही ऑप्शन होगा एस्चेरिचिया कोलाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिट्टी में नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली बैक्टीरिया कौन से है? मिट्टी में नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं? लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, राइजोबियम और एजोबैक्टर, साल्मोनेला। तो इसका सही ऑप्शन होगा राइजोबियम और एजोबैक्टर। नेक्स्ट कुछ टॉपिक देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। मिट्टी में नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बैक्टीरिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और विनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया शामिल है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया वातावरण से नाइट्रोजन को पौधे के लिए उपयोग योग्य रूप में परिवर्तित करते हैं, जबकि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं और विनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बायोरेमिडेशन में बैक्टीरिया का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है उर्वरक उत्पादन, जल शुद्धिकरण और प्रदूषकों का निष्कासन, एंटीबायोटिक उत्पादन, भोजन का किण्वन। इसका सही ऑप्शन है जल शुद्धिकरण और प्रदूषकों का निष्कासन। कुछ फैक्ट्स हैं। बायोरेमिडेशन क्या है? तो बायोरेमिडेशन एक तकनीक है जिसमें सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया और कवक का उपयोग पर्यावरण में मौजूद प्रदूषकों को हटाने या उन्हें कम विषैले रूप में बदलने के लिए किया जाता है। यह अपशिष्ट प्रबंधन का एक प्रकार है जिसमें प्रदूषित मिट्टी, पानी या हवा को साफ करने के लिए जीवित जीवों का उपयोग शामिल है। बायोरेमिडेशन की प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव प्रदूषकों को विघटित या अवशोषित करते हैं, जिससे वे कम हानिकारक या गैर विषैले बन जाते हैं। यह प्रक्रिया कई प्रकार की पर्यावरण समस्याओं के समाधान में मदद करती है, जैसे तेल रिसाव, औद्योगिक अपशिष्ट और भारी धातुओं का प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैक्टीरिया की पहचान के लिए कौन सा तकनीक उपयोग किया जाता है? तकनीक यानी बैक्टीरिया की पहचान के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ग्राम स्टेनिंग,
एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट। तो इसमें बताना है कि बैक्टीरिया की पहचान के लिए कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो आपका सबसे सही इसके में आपका ऑप्शन सही है, ग्राम स्टेनिंग से हम बैक्टीरिया की पहचान करते हैं। बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पहले भी इसको बता चुके हैं। तो जो है बैक्टीरियोलॉजी इसका सही ऑप्शन। बैक्टीरिया के विकास के लिए आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व कौन से हैं? बैक्टीरिया के विकास के लिए आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व कौन से हैं? ऑप्शन है केवल कार्बन और हाइड्रोजन, केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर, केवल विटामिन और खनिज। तो इसका सही ऑप्शन होगा कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर। यानी बैक्टीरिया के विकास के लिए आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस और सल्फर हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया अपना भोजन कैसे बनाते हैं? ऑटोट्रॉफिक अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, सूर्य के प्रकाश या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके, मृत कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करके, अकार्बनिक पदार्थों का भक्षण करके। इसका सही ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश का रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके। सूर्य के प्रकाश या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया अपना भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ फैक्ट्स भी देखेंगे। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया अपना भोजन सूर्य के प्रकाश या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके बनाते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस और रसायन संश्लेषण यानी केमोसिंथेसिस के रूप में जानी जाती है। प्रकाश संश्लेषण में बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदलते हैं, जबकि रसायन संश्लेषण में वे अकार्बनिक रसायनों में मौजूद रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया अपना भोजन कैसे बनाते हैं? वो ऑटोट्रॉफिक था। ये क्वेश्चन पूछा गया कि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ऑप्शन है स्वयं संश्लेषित करते हैं, अन्य जीवों से कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करके, अकार्बनिक पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करके, वायुमंडलीय गैसों से प्राप्त करके। तो इसका सही ऑप्शन होगा अन्य जीवों से कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करके। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया अपना भोजन मुख्य रूप से कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन यौगिकों में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्लिगेट एरोब्स बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यानी ऑब्लिगेट एरोब बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, ऑब्लिगेट एनारोब बैक्टीरिया किस वातावरण में जीवित रह सकते हैं? ऑक्सीजन युक्त वातावरण में, ऑक्सीजन रहित वातावरण में, उच्च तापमान में, कम तापमान में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑक्सीजन रहित वातावरण में। यानी ऑब्लिगेट एनारोब बैक्टीरिया ऑक्सीजन रहित वातावरण में जीवित रह सकते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैकल्टेटिव एनारोब बैक्टीरिया किसके साथ या बिना जीवित रह सकते हैं? यानी फैकल्टेटिव एनारोब बैक्टीरिया किसके साथ या बिना यानी किसके बिना जीवित रह सकते हैं? आपका ऑप्शन है उच्च लवणता, उच्च अम्लता, ऑक्सीजन, उच्च शर्करा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑक्सीजन। ठीक, पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को रिलेट कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है माइक्रो एरोफिलिक
बैक्टीरिया को विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन है उच्च ऑक्सीजन सांद्रता, कम ऑक्सीजन सांद्रता, ऑक्सीजन अनुपस्थिति, उच्च कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता। तो इसका सही ऑप्शन होगा कम ऑक्सीजन सांद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैक्टीरिया में राइबोसोम का आकार क्या होता है? बैक्टीरिया में राइबोसोम का आकार क्या होता है? ऑप्शन है 70s, 80s, 60s, 50s। तो इसका आपका सही ऑप्शन क्या होगा? 70s। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम का आकार क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम का आकार क्या होता है? ऑप्शन है 70s, 80s, 60s, 50s। तो इसका सही ऑप्शन होगा 80s। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, आनुवंशिक सामग्री का भंडारण, पदार्थों का परिवहन और कोशिका की अखंडता बनाए रखना, ऊर्जा उत्पादन। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा पदार्थों का परिवहन और कोशिका की अखंडता बनाए रखना। यानी बैक्टीरिया में प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? पदार्थों का परिवहन और कोशिका की अखंडता बनाए रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मीसोजोम बैक्टीरिया कोशिका में कहाँ स्थित होते हैं? कोशिका भित्ति के बाहर, साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से, प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में, राइबोसोम से जुड़े होते हैं। तो सही ऑप्शन आपका होगा प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में फ्लैजिला की व्यवस्था के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? यानी बैक्टीरिया में फ्लैजिला की व्यवस्था के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन है 1, ऑप्शन 2, कई, 4। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा कई। कौन कौन? मोनोट्राइकस होते हैं, लोफोट्राइकस होते हैं, एम्फीट्राइकस होते हैं, पेरीट्राइकस होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया जीवाणु बैक्टीरियल स्पोर्स मुख्य रूप से किस लिए बनते हैं? प्रजनन के लिए, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए, भोजन भंडारण के लिए, गतिशीलता के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए। यानी बैक्टीरियल स्पोर्स मुख्य रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया मानव में पेप्टिक अल्सर यानी पेप्टिक अल्सर का कारण बनता है? एस्चेरिचिया कोलाई, साल्मोनेला टाइफी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक। इसके कुछ फैक्ट्स भी हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया मानव में पेप्टिक अल्सर का कारण बनता है। पेप्टिक अल्सर जिसे पेट के अल्सर या ग्रहणी अल्सर के रूप में भी जाना जाता है, पाचन तंत्र के ऊपरी भाग में विशेष रूप से पेट और ग्रहणी में एक या एक से अधिक अल्सर होते हैं। पेप्टिक अल्सर का सबसे आम कारण हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया द्वारा संक्रमण है। ठीक। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो पेट में मौजूद म्यूकस परत को नुकसान पहुंचाकर अल्सर का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। ग्राम स्टेनिंग प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक डाई यानी प्राइमरी डाई का नाम क्या है? सेफ्रानिन, क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन, अल्कोहल। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका क्रिस्टल वायलेट। इस प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे इसके हम।
ग्राम स्टेनिंग प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाला प्रथम डाई क्रिस्टल वायलेट है। यानी ग्राम स्टेनिंग प्रक्रिया में उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक डाई क्रिस्टल वायलेट है। ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया को दो मुख्य समूहों में विभाजित करने के लिए एक तकनीक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। इस प्रक्रिया में 4 मुख्य चरण होते हैं, जिसमें देखेंगे पहला चरण प्राथमिक डाई यानी बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट से रंगा जाता है। दूसरा मार्डेट, आयोडीन को जोड़कर क्रिस्टल वायलेट के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। तीसरा है डीकलराइजर, तो इसमें अल्कोहल या एसीटोन का उपयोग करके बैक्टीरिया को रंगहीन किया जाता है, डीकलर किया जाता है। काउंटर स्टेन चौथा है, सैफ्रेनिन या बेसिक फ्यूसिन का उपयोग करके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को रंग दिया जाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट को बरकरार रखते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे बैंगनी या नीले रंग के दिखाई देते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट खो देते हैं और इसके बजाय सैफ्रेनिन या बेसिक फ्यूसिन काउंटर स्टेशन लेते हैं और गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं। इस प्रकार हमने बैक्टीरिया से जुड़े 60 MCQ टाइप के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखे और यहीं अपनी टॉपिक को हम समाप्त करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।